Jai Hind friends, it's Monday, 3rd July 2023. Let's get start over here the Hindu editorial analysis which I compile for you along with editorial PIB news down to earth frontline. All amalgamations I provide to you at one place which is very beneficial if you are civil services aspirant. So this video would be very beneficial for you, and if you are preparing for civil services exam. So let's get start over here. हर बार की तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यहाँ पे मैं शुरुआत करूँगा। तो यहाँ पे इसका पिछले वीडियोस में ये क्वेश्चंस डाला था, मैं बताया था आपको कि इसका एक्सप्लेनेशंस जो है आपको नेक्स्ट डे दिया जाएगा। तो इसका कौन सा राइट आंसर है वो देखेंगे और एक्सप्लेनेशंस को डिटेल में देखेंगे ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो। जो कन्फ्यूजन हो वो कन्फ्यूजन क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे राज्यसभा है इक्वल पावर विथ लोकसभा इन किस संदर्भ में इक्वल पावर रखता है राज्यसभा और लोकसभा। तो पहले में कह रहा है मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, दूसरे में अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस, तीसरे में रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, चौथे में मेकिंग कट मोशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शंस बी है जो कि हम एक्सप्लेनेशंस को यहाँ पे देखेंगे। तो राज्यसभा और लोकसभा का अगर इक्वल पावर की बात करें तो यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल में इक्वल पावर होती है, दोनों बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इनकी इक्वल पावर है। दूसरी तरफ जो अभी आपको ऑप्शंस बताया वो स्टेटमेंट देख लीजिए। इंट्रोडक्शन पासेज ऑफ फिनेंशियल बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये भी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट करेंगे उसमें भी, इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट उसमें भी, राज्यसभा एलोन कैन इनिशिएट द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो ऐसा नहीं है लोकसभा ही केवल रिमूव कर सकती है, अपना वो इनिशिएट कर सकती है, ये राज्यसभा भी इनिशिएट कर सकती है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए। रिकमेंडेशंस बाय द प्रेसिडेंट, यहाँ पे रिमूवल चीफ जस्टिस, जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये चीज़ें भी कर सकती है। अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस की बात करी जाए तो प्रेसिडेंट यहाँ पे इशू करते हैं, ये इसमें भी इसका इक्वल का रोल है, किसका, राज्यसभा और लोकसभा का। सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर, ये भी चीज़ें हैं, प्राइम मिनिस्टर वहाँ से भी हो सकते हैं, आरएस से भी, मिनिस्टर आरएस से भी हो सकते हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा कि इक्वल पावर किस में है। कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट अगर बात करें तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई, फिनांस कमीशंस, यूपीएससी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसको लेके भी इक्वल चीज़ें चलती हैं। इनलार्जमेंट ऑफ जूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस, यहाँ पे ये चीज़ें हैं जो आपको इसकी जूरिडिक्शंस को लेके बात होती हैं, उसमें भी इक्वल पावर यहाँ पे दी गई है। लेकिन ड्यू टू इट्स फेडरल कैरेक्टर राज्यसभा हैज़ बीन गिवन टू, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ से भी क्वेश्चंस यूपीएससी बनाई हुई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो जाता है। हम इसको देखेंगे अच्छे से कि क्या है ये। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव पावर का क्या मतलब होता है कि केवल यहाँ पे राज्यसभा को ये पावर दी गई है, दैट आर इंजॉयड बाय द, यहाँ पे नॉट इंजॉयड बाय द लोकसभा, यानी लोकसभा को ये पावर नहीं है। वो क्या है, तो सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन ए सब्जेक्ट दो जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है। तो स्टेट लिस्ट आर्टिकल 249 में यहाँ पे राज्य के लिस्ट मेंशन है कि क्या क्या राज्य के अंतर्गत आता है। अगर ये राज्य पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है तो ये सोलली पावर स्टेट के पास है, तो ये उससे अपना हेल्प ले सकता है कुछ और इस पे पार्लियामेंट को रिकमेंडेशंस दे सकता है। दूसरा जो है इट कैन ऑथराइज अ पार्लियामेंट की क्रिएट करे न्यू ऑल इंडिया सर्विस। तो ऑप्शन में तो ये है, ये देखिए ऑप्शन में, लेकिन ये एक्सक्लूसिव पावर है तो इसलिए ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऐसे ही गलत हो जाएगा, कट मोशंस ऐसे भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ये थी सारी डिटेलिंग। आगे जो क्वेश्चंस नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन कारपोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशंस और
आर्टिकल 14 से क्वेश्चंस आया हुआ है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे जो पूछ रहा है कि कैटेगरी की बातें बोल रही हैं। कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, तो ये आर्टिकल 17 में आता है। हम सभी लोग जानते हैं, वेरी क्लियर है ये चीज़ें। अब आपको बताते हैं राइट टू इक्वेलिटी, ये आर्टिकल कितने में आता है? 14 से 18 में ये आर्टिकल आता है पार्ट 3 में, जो कि फंडामेंटल राइट्स है। अब आर्टिकल 14 क्या है? 14, तो ये राइट टू इक्वालिटी को कंसीडर करता है, तो ये इसी कैटेगरीज की बात बोल रहा है, इसलिए राइट टू इक्वालिटी का ये ऑप्शन सही होगा। तो 14 से 18 के अंतर्गत में आता है। आर्टिकल 15 क्या कह रहा है कि जो चीज़ भी हैं रिलेट करता है, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस किसी भी ग्राउंड पे, चाहे रिलीजन हो, किसी रेस का हो, नस्ल का हो, कास्ट जाति का हो, कोई भी लिंग का हो, या किसी भी जगह का हो, इसके आधार में डिस्क्रिमिनेशंस नहीं करेंगे। ये आपके मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है। तो ये किस में आता है? पार्ट 3 में आता है। आर्टिकल 60 गारंटी देता है क्या कि बराबर का अपॉर्चुनिटी अवसर मिलना चाहिए किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 17 यही एबोलिश करता है यहाँ पे कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आर्टिकल 17 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस दे रहा है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और आर्टिकल 17 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसी कैटेगरी के अंतर्गत ये चीज़ें आता है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस यहाँ पे आपका सही ऑप्शंस हो जाएगा। तो ये आर्टिकल 17 एबोलिश होता है और अनटचेबिलिटी को यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे क्या करता है? अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में ओपनली मेंशन है। 18 क्या करता है? एबोलिश करता है टाइटल। तो इसका राइट ऑप्शंस क्या होगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैं अभी आपको बताया। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 इसी के अंतर्गत में आता है, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी आपको पहले ही बताया 14 से लेके 18 आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं। इन्हीं कैटेगरी को यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट है उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो राइट टू इक्वालिटी है 14 से लेके 18, फंडामेंटल राइट किस पार्ट में आता है? तो पार्ट 3 में ये चीज़ें आती हैं। पार्ट 3 में कितने आर्टिकल से लेके? तो 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल आर्टिकल इंश्राइंड है आपके कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया में, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो राइट टू इक्वालिटी में भी 14 से लेके 18 तक आर्टिकल आते हैं। राइट टू फ्रीडम में भी 19 से लेके 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस की बात करी जाए तो 23-24 आते हैं। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करी जाए तो 25 से 28। सारे पीसीएस में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। कल्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करी जाए तो 29 और 30 में आ रहे हैं। अगर 32 से 35 की बात करी जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ में आ रहे हैं, यानी किस प्रकार से अपने ही फंडामेंटल राइट्स को हम यहाँ पे उपचार दे सकते हैं, सही कर सकते हैं, ये चीज़ें इनमें मेंशन है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो लेक्स है पिछले वीडियोस में मैं दिया उसका आंसर, तो ये कहाँ के लेक हैं? आपको सबसे पहले चिलिका लेक जो होता है वो आपका उड़ीसा में पड़ता है। तो इम्पॉर्टेंट लेक है, ये सारे लेक उड़ीसा के ही सारे लेक हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। चिलिका लेक से मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहूँगा। इस लेक को आपको बता दें, इस लेक को वेटलैंड कब बनाया गया था? इन विच ईयर? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जाकर एक बार जरूर देखिएगा। अब नेक्स्ट जो आ रहा है यहाँ पे न्यूज़ और फैक्ट्स, उसको हम लोग देखेंगे। तो अभी सभी लोग जानते होंगे, काफ़ी न्यूज़ में चल रहे हैं, अजीत पवार जो कि भतीजे हैं किसके? शरद पवार जी के। तो शरद पवार जी के भतीजे हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, यहाँ से INC से नहीं कंफ्यूज होना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, हालांकि इसी पार्टी से ये चीज़ें निकली हैं। तो यहाँ पे इनको डिप्टी CM बनाया गया है, ये चीज़ें याद रखिएगा। 8 कैबिनेट मिनिस्टर भी यहाँ पे ज्वाइन किए हैं और BJP की पार्टी में जाकर मिल गए हैं। दूसरी तरफ 4 लोगों की फिर से हत्या हो गई है, डेथ हो गई है मणिपुर के वायलेंस में। पता नहीं ये वायलेंस कब रुकेगा। आपको बता दें, मणिपुर में 2 एथनिक कम्युनिटी रहती हैं, एक मितई, दूसरी कुकीज। इन दोनों के बीच एथनिक वायलेंस तब शुरू हुआ जब
वहाँ का हाई कोर्ट ये बोला कि मैतेई कम्युनिटी को भी 6th शेड्यूल में डाला जाना चाहिए। तब जाके कुकीज़ को ये बातें अच्छी नहीं लगी और वहाँ पर ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ये तो स्टोरी हो गई, लेकिन अगर क्वेश्चंस ट्राइब से आ जाए तो मैतेई ट्राइब क्या मणिपुर में ही केवल पाई जाती है? तो नहीं, कुकी और मैतेई दोनों ट्राइब नॉर्थ ईस्ट के पूरे स्टेटों में फैली हुई हैं और यहीं तक नहीं सीमित होती हैं, ये बांग्लादेश प्लस म्यांमार इन कंट्री में भी पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिया की बात करी जाए यहाँ पे तो बिल्डिंग अ ब्लैक टॉप्ड रोड यहाँ पे बनाता हुआ नज़र आ रहा है। कहाँ पे? चाइना और इंडिया जो बॉर्डर है यहाँ पे अक्साई चीन के आसपास, वहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। तो 19वें राउंड टेबल की बैठक होने वाली है और जो भी रिजोल्यूशंस, जो डिस्प्यूट है उसको इसमें रिजॉल्व करते हुए देखे जाएंगे। न्यू ऑर्गेनाइजेशंस जो नागालैंड में यहाँ पे बनाई गई है, नागालैंड के लोग सीधे सीधे यहाँ पे किस चीज़ के खिलाफ चले गए? तो यूसीसी के खिलाफ चले गए। क्यों? तो यहाँ का जो इनका कल्चर है ट्राइबल लोग का, इनका रिचुअल है, इनका जो एक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें क्या हैम्पर करेगा, उसको लेकर के यहाँ पर जो 60 लेजिस्लेटर हैं यहाँ पे असेंबली में नागालैंड को, उनको धमकी दे रहे हैं कि अगर आप यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर आप किसी भी रूप से इसको अगर सपोर्ट करते हुए नज़र आए आप, तो हम क्या करेंगे? सीधे सीधे बर्न डाउन करेंगे ऑफिशियल हेडक्वार्टर। यहाँ पे सीधे धमकी दे दी गई है। तो नॉर्थ ईस्ट तो हमको लगता है इससे फिट नहीं बैठने वाला है ये, और यूसीसी को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे लाने के लिए बहुत उत्सुक है, इनकरेज भी कर रही है लोगों को। देखते हैं किस हद तक ये चीज़ें चलती हैं। दूसरी तरफ बात करी जाए यूरोपियन यूनियन की, यहाँ पे एम्बेसडर चाइना में जो हैं यहाँ पे एक्सप्रेस किए हैं रिग्रेट, क्या कि जो बीजिंग से बात करने की चीज़ें हैं वो सही ढंग से नहीं चल पा रही हैं। इशू यूरोपियन यूनियन और चाइना के एम्बेसडर के बीच में भी चल रही हैं। ईरान सीधे यहाँ पे मना कर दिया कि स्वीडन में जो न्यू एम्बेसडर है हम नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि जो कुरान का आउटसाइड द मॉस्क्यू बात करी जाए तो स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। याद रखिएगा, क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे क्या किया गया इन लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट में? तो जो मॉस्क्यू के सामने है कुरान को जलाया गया, फाड़ा गया, जिसके कारण ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीरोबुल्ला यहाँ पे संडे को बोले कि हम ये चीज़ें अब नहीं भेजेंगे। इंग्लैंड कैप्टन बेन स्टोक जो टेस्ट के अभी खिलाड़ी हैं, एशेज ट्रॉफी यहाँ पे जीतने के कगार पे आपका ऑस्ट्रेलिया टीम आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 2-0 से ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है ऐसे ट्रांसेस में लीड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो 5 टेस्ट सीरीज है, उसमें से 2 में तो लीड कर लिया है, 3 में से कोई एक ही जीत जाएगा तो सीरीज इसको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं पीआईबी न्यूज़ की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आईबीसी क्या है? इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशंस, ये एक ग्रुप है, संगठन है। ये क्या करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आ रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सेलिब्रेट आषाढ़ पूर्णिमा। तो 3 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा है, याद रखिएगा। पूर्णिमा ही ऐसा दिन है बुद्धा से रिलेटेड। अब क्वेश्चंस तो यहाँ से बहुत भर भर के आए हैं। तो क्या पूर्णिमा के दिन ही लॉर्ड बुद्धा पैदा हुए हैं? बर्थ। पूर्णिमा के दिन उनको इनलाइटनमेंट हुआ है, ज्ञान। पूर्णिमा के दिन ही उनका डेथ हुआ है, परिनिर्वाण। तो ये तीनों जो है याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। पूर्णिमा के दिन बहुत ही यहाँ पे इनका जो बुद्धिज़्म का रिलीजन है, बुद्धिस्ट लोग इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और इसको धर्मचक्र परिवर्तन के लिए भी मनाया जा रहा है। तो धर्मचक्र परिवर्तन दिवस नेशनल म्यूजियम जनपद दिल्ली में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है 3 जुलाई को, याद रखिएगा। वर्ल्ड का बिगेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी होगी। कहाँ पे? लोथल कहाँ है? गुजरात में है, याद रखिएगा।
मेकिंग इट काउंट नया एडिटोरियल है, इसको हम कवर करेंगे, देखेंगे क्या यहाँ पे चीज़ें नई निकल के आ रही हैं। तो आपको बता दें रिसेंट जो चीज़ें चली हैं, गवर्नमेंट का ये आंकड़ा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये कौन सी मिनिस्ट्री करती है? तो हेल्थ मिनिस्ट्री एंड वेलफेयर इसको लेकर के आती है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अभी ड्रॉप कर दिए हैं। क्या ड्रॉप कर दिए हैं? तो ये जो डिसेबिलिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन था, तो कितने लोग डिसेबल हैं, कितने लोग कौन सी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ये क्वेश्चंस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से हटा दिया गया है इस बार, जो कि एक गलत सिग्नल जाता है। यहाँ पे ये बातें बोली जा रही हैं। कई सालों के कंपेन के बाद ये चीज़ें इसमें ऐड करी गई थी, पहले ये ऐड नहीं थी। और जो NFHS 5वां था उसमें ये ऐड करके चीज़ें आई थी, लेकिन अभी 6वें में ये चीज़ें पुनः हटा दी गई हैं। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? यहाँ पे बहुत सारे इश्यू निकल के आ रहे हैं। तो जो नेशन वाइड सर्वे है इसमें ऐड किया था कितने लोग भारत में डिसेबल हैं, कितने लोग क्रिपल्ड हैं, ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो दिव्यांग लोगों को हम कैसे जान पाएंगे कि हमारे भारत में कितने लोग दिव्यांग हैं? तो ये जो चीज़ें हटी हैं इसकी वजह से बहुत सारी इश्यू निकल के आ जाएंगी। जो कमिटमेंट है डिसेबल्ड इन द कंट्री की, इनको लेके किस प्रकार से चलना है, 2011 सेंसस में 2.68 करोड़ के आसपास इनको हाँकी गई थी। ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास अगर हम मान लें तो ये चीज़ें सही होंगी। तो ये चीज़ें जो हैं डिसेबिलिटी को लेके गवर्नमेंट ये आंकड़े को क्यों ड्रॉप कर रही है? तो आपको बता दें यहाँ पे SRS ये क्या है? तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे है, 76वां राउंड यहाँ पे कंडक्ट किया गया था 2018 में जुलाई। इन आंकड़ों का प्रयोग करना चाहती है गवर्नमेंट, सिंपल सी बात है। और जो डिसेबिलिटी है वो डाटा ये भी बोल रही है कि इतना जल्दी नहीं बदल जाएगा ये डाटा। इसके आधार पे ये SRS वाले सिस्टम यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के आधार पे चीज़ों को मान रहे हैं। लेकिन ये तो यहाँ पे बोला जा रहा है ये बिल्कुल ही इरोनियस है, बिल्कुल गलत है, रॉन्ग सिस्टम है। ये सपोजिशंस के आधार पे चीज़ें नहीं चल सकती, यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अब जो काउंट ऑफ 6.1 लाख सैंपल हाउस होल्ड में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करी जा रही है यहाँ पे, तो इतने नंबर्स को दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ जो SRS है सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे है, ये अच्छा जॉब तो कर रही है। ऐसा नहीं है कि SRS यहाँ पे जो 2018 में रिपोर्ट लाई वो गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कर तो रही है। लेकिन आप जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 लाने वाले हैं जो उसमें क्या है, उसमें आपका जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनका आंकड़ा आप कैसे हटा सकते हैं? क्योंकि एक आपको कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है कि देश में कितने लोग डिसेबल हैं, देश में कितने लोग, आपके देश में कितने लोग दिव्यांग हैं, इन सब चीज़ों के बारे में निकलती है। तभी तो जा कर के वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है वह कार्य करती है उनको लेके। यहाँ पे सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री कैसे कार्य करेगी अगर उसके पास एक्यूरेट आंकड़े ही नहीं हैं? तो यहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम निकल के आ रही हैं, जिसके कारण बहुत सारी सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे और केयर गिवर्स एसेसिबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाती हुई कैसे नज़र आएंगी? क्योंकि हमारे पास आंकड़े ही नहीं है, पहली बात तो यहाँ पे इशू निकल के आ रही है। दूसरी तरफ बातें बोली जा रही हैं कि हेल्थ और न्यूट्रिशियस स्टेटस की बात करी जाए तो हेल्थ स्कीम जो भी है, इंश्योरेंस, सेक्सुअल बिहेवियर, अवेलेबिलिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग, यूज ऑफ कंट्रासेप्शन, ये क्या होता है? ये गर्भ निरोधक गोली के रूप में ले सकते हैं ऐसा जो प्रेगनेंसीज को रोकती है। तो ये कंट्रासेप्शंस की बातें बोली जा रही हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, हाउस होल्ड अमेनिटीज़, क्या घर में सुविधाएं हैं, पोसेशंस की बातें बोली जा रही हैं, लाइफ स्टाइल इंडिकेटर की बातें बोली जा रही हैं। ये इनका आंसर लेकर के किस प्रकार से आएंगे, ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो सुविधाएं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस हद तक जा रही हैं, ये क्वेश्चंस निकल के आ रही हैं कि हम लोग किस प्रकार की सुविधा उनको दे पाते हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं है यहाँ पे कि यह एक अच्छा आंकड़ा है SRS, कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो NFHS का जो चीज़ें डाटा आती हैं वह बहुत ही सही ढंग से रिपोर्ट करी जाती है और उसकी रिलेवेंसी भी अच्छी यहाँ पे होती है। लेकिन
यहाँ पे ये भी एक बात है, जो आपका NFHS अभी इस बार हटा दिया है, ये ड्रॉप आउट कर दिया है कि डिसेबिलिटी को काउंट नहीं करेंगे और SRS में काउंट करेंगे। तो ये एक ही आधार माने हैं कि हम 2018 वाला जो आंकड़ा है, क्योंकि इतना जल्दी डिसेबिलिटी इनके अनुसार बदलता नहीं है, तो ये इस चीज़ को इस तरीके से मानते हैं, जो कि अभी इसको ये ऐसा माना जाए कि ये एक जस्टिफिकेशंस सही तरीके से नहीं हुआ। मैसिव स्केल पे काउंट करना चाहिए। इंडिया में पॉपुलेशंस किस प्रकार से चल रही है, तो आशा करते हैं डिसेबिलिटी को लेके ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 में ये चीज़ें काउंट नहीं हो रही है। याद रखिएगा, क्वेश्चंस प्री में अगर बनाता है तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ग्रैंड स्लैम ये क्या होता है, जो भी टेनिस गेम है उसको लेके यहाँ पे क्वेश्चंस आया, क्योंकि विंबलडन ट्रॉफी चल रही है यहाँ पे, उसको लेकर के हम सारी डिटेलिंग को यहाँ पर देखेंगे। तो जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है, एक ऐसा यहाँ पे ग्रैंड स्लैम को हम अभी देख लेंगे। एक सेकेंड, पहले तो ये एडिटोरियल देख लेते हैं। ग्रैंड स्लैम को तो हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट विंबलडन सिंस 8 टाइम मेंस सिंगल टाइटलिस्ट रोजर फेडरर यहाँ पे ऑफिशियली जो रिटायर्ड किए गए हैं। तो अभी आपके रोजर फेडरर यहाँ से रिटायर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके कमर पे जो हिप की बोन्स हैं उसकी सर्जरी तक हो रही है। नोवाक जोकोविच की बात करी जाए तो 7 टाइम चैंपियन है इस विंबलडन की। इसी तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्कराज, ये अभी जो चल रहे हैं, अभी क्वींस क्लब को यहाँ पे इस चीज़ में जीत हासिल की है। तो क्वींस क्लब में कौन जीता है, कार्लोस अल्कराज, इनका नाम याद रखिएगा, काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं। दूसरी तरफ बात करी जाए अगर वुमेन की, तो वुमेन भी यहाँ पे 2 टाइम विनर पेट्रा क्विटोवा यहाँ पे डिफेंडिंग चैंपियन एलेना राइकविना को हराती हुई नज़र आई हैं। तो यहाँ पे चीज़ें याद रखिएगा, 2 टाइम विनर पेट्रा क्विटोवा, यहाँ पे एलेन राइकविना डिफेंडिंग चैंपियन यहाँ पे नज़र आई हैं। 2022 की बात करी जाएगा तो जो फाइनलिस्ट हैं यहाँ पे ओनस जेबर हैं, 21 में सेमीफाइनलिस्ट, और वर्ल्ड नंबर 2 आर्या सबलेंका हैं। लेकिन वर्ल्ड नंबर 1 यहाँ पे अभी रिसेंटली जीत के आई हैं, इनका नाम भी आपको मैं बताया था, वर्ल्ड नंबर 1 ईगा स्वियातेक। ये किस कंट्री की हैं, कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखिएगा, आपको याद होगा। 5 टाइम विनर वीनस विलियम जो हैं अभी रिसेंटली बैकअप हुई हैं। तो ये सबसे बड़ा न्यूज़ है। 43 साल की उम्र में रिटर्न मार रही हैं, जो कि इतना फिटनेस मांगता है ये गेम। तो ये गेम बहुत फिटनेस मांगता है, आपको ये बता दें, और बहुत ही टाइम शेड्यूलिंग की ज़रूरत होती है, इसमें डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। तो वीनस विलियम पुनः 43 साल की उम्र में विंबलडन में यहाँ पे आई हैं। देखते हैं किस प्रकार से ये चीज़ें डील होती हैं। अब देखेंगे, अगर न्यूज़ में चला है ये पूरा, तो हम बैकग्राउंड में जाके पूरी डिटेलिंग को यहाँ पे देख लेंगे। तो विंबलडन जो है ऑर्डिनरी टेनिस टूर्नामेंट नहीं है, इसमें बहुत ही मेहनत करने के बाद लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी गेम आज के डेट में इतना टफ कॉम्पिटिशन्स हो गया है, कोई यही तो ही है कि एक पर्सनल गेम है टेनिस ही, सारे गेमों में बहुत ही हाई लेवल की कॉम्पिटिशन्स बढ़ गई है। तो यहाँ पे जो नेचुरल गेम है, यहाँ पे नेचुरल सरफेस पे ये चीज़ें चलती हैं। और दूसरी तरफ बात करी जाए तो ग्रीन लॉन में ये गेम होता है। तो क्वेश्चंस ये भी आया है, कौन सा गेम ग्रीन लॉन में होता है, जो ग्रैंड स्लैम गेम है उनमें से कौन सा एक गेम है जो होता है। तो यहाँ पे इसका नाम याद रखिएगा, विंबलडन ही ऐसा गेम है जो ग्रीन लॉन में होता है यहाँ पे। दूसरी तरफ बात करी जाए पिछले साल जो विंबलडन होने वाला था, यहाँ पे बात ये कह रहे हैं कि लास्ट ईयर जो रसिया और बेलारूस, इन दोनों को बैक ड्रॉप कर दिया गया था, हटा गया था। क्यों? रसिया यूक्रेन के वार में ये दोनों इंडल्ज थे, इसलिए इनको हटा दिया गया था। लेकिन अभी इस साल जो बात करी जाए 2023 में, तो इनको इंडक्ट कर लिया गया है। पुनः यहाँ के खिलाड़ी खेल सकते हैं, ऐसा नहीं है। राफेल नडाल रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं, यहाँ पे कई सारी इश्यू हो गई है। सेरेना विलियम केम आउट ऑफ सेमी रिटायरमेंट, यहाँ पे लगभग इनको रिटायरमेंट ही माना जा रहा है, क्योंकि इनका भी एज हुआ है अभी। तो क्योंकि अगर बता दें आपको 40s के आसपास कोई पहुँचता है तो खेलना बहुत दिक्कत की बातें हो जाती हैं। यहाँ पे ये बहुत हाई एनर्जी गेम होती है ये चीज़ें।
रशिया और बेलारूस को यहाँ पे इंडक्ट कर लिया गया है इस बार, और इस बार के विंबलडन में रैंकिंग भी पुनः अपनी चीज़ों को रिस्टोर करती हुई नज़र आई है। अब ग्रैंड स्लैम को बैकग्राउंड में जा कर के देखेंगे, जो कि क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। तो सबसे पहला अगर कोई ओपन होता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। ये एनुअली होता है, कहाँ पे? एनुअली मेलबर्न पार्क में ये चीज़ें होती हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ें हैं। और टूर्नामेंट इज़ द फर्स्ट ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम मतलब 4 होता है, 1 2 3 4 ग्रैंड स्लैम होता है, इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है, क्वेश्चंस ये भी पूछा है पहला कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिएगा। टेनिस इवेंट होता है, प्रति वर्ष ये चीज़ें होती हैं। दूसरा जो आता है फ्रेंच ओपन, विम्बलडन, और चौथा जो है यूएस ओपन होता है। ये ओपन स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी के सेशन के आसपास। पहली बार 1905 में ये चीज़ें शुरू हुई थी, याद रखिएगा। दूसरा आता है जो फ्रेंच ओपन, इनको रोलैंड गैरोज, अभी पिछली वीडियोज़ में मैं इसका एक्सप्लेनेशंस दिया था। इसको फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोज भी बोला जाता है। क्वेश्चंस पूछा हुआ है, याद रखिएगा। तो FR करके याद रखिएगा, रोलैंड गैरोज। ये मेजर टेनिस टूर्नामेंट है, ये ओवर 2 वीक्स तक चीज़ें होती हैं, और स्टेड रोलैंड गैरोज के नाम पे यहाँ पे पेरिस में ये चीज़ें इनके नाम पर रखी गई हैं। 1891 में इसकी स्थापना हो जाती है। ये दूसरे नंबर का है। तीसरा नंबर जो अभी चल रहा है वो है क्या? ग्रैंड स्लैम विंबलडन चैंपियन कहाँ पे? ये तो सिंपली विंबलडन इसको बोला जाता है। ये सबसे पुराना है, याद रखिएगा। क्वेश्चंस ये भी आया है, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा ओपन है? यहाँ पे विंबलडन है सबसे ओल्डेस्ट वर्ल्ड में, और ये चीज़ें क्या है? इंग्लैंड में होती हैं। तो लंदन में ऑर्गेनाइज करती हैं, पहली बार 1877 में ये ऑर्गेनाइज करी हैं। चौथा जो निकल के आता है वो क्या? आपका यूएस टेनिस चैंपियनशिप, इसको यूएस ओपन बोला जाता है। तो ये हार्ड कोर्ट पे होता है। हार्ड कोर्ट का मतलब क्या है? जो खेलने का लैंड है वो कोर्ट हार्ड कोर्ट होता है, और यहीं पे विंबलडन क्या होता है? ये ग्रास पर खेला जाता है। तो ये चीज़ें दोनों याद रखिएगा, ये दोनों नॉर्मल होते हैं। और इसको 1897 से चीज़ें चल रही हैं, और इसकी फाउंडेशन की अगर बात करी जाए तो 1881 में ये चीज़ें हुई हैं। ये चारों चीज़ें थीं, ये चारों ट्रॉफी, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन, यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन, ये चीज़ें जो हैं आपको देख सकते हैं। तो अगर क्वेश्चंस आ जाए ग्रास पे कौन से ओपन होते हैं, तो विंबलडन होते हैं, ये याद रखिएगा। और हार्ड कोर्ट पे कौन सा होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे ओल्डेस्ट की बात भी पूछी जाती है, तो सबसे ओल्डेस्ट में ये आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट फ्री स्पीच, इस एडिटोरियल को अच्छे से देखेंगे, सारी डिटेलिंग को समझेंगे। बात करी जा रही है जून 30 की, अभी रिसेंटली बहुत ही जल्दी ये न्यूज़ आई है। तो कर्नाटका हाई कोर्ट यहाँ पे डिसमिस कर दी है ट्विटर के चैलेंज को। क्या कि यहाँ पे जो भी चीज़ें मिनिस्ट्री इनको आदेश दी है, कह रहे थे ये जाके कर्नाटका हाई कोर्ट में ट्विटर वाले लोग, कि मिनिस्ट्री यहाँ पे जो भी लोग रिमार्क कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, कई सारे ऐसे पॉलिटिकल भी लीडर हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनके अकाउंट को फ्रीज करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे किन आधार पे ये लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे ये बातें बोल रहे हैं, इसको रोकने का प्रयत्न किया कर्नाटका हाई कोर्ट में जा कर के, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट यहाँ पे इन सब चीज़ों को डिसमिस कर दिया है। अब किस आधार पे ये सब चीज़ किया है वो सब चीज़ें बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिकली जो फ्री स्पीच है कि किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके अपने बातों को लिख सकते हैं, रख सकते हैं हम, ये हमारा संविधान में तो अधिकार है ही। तो सारी चीज़ें बैकग्राउंड में भी जा कर के देखेंगे, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, पूरा क्लियर आपको डिटेलिंग यहाँ पे मैं दे दूँगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो मिनिस्ट्री है इसने आदेश दिए थे कि जो ट्विटर अकाउंट है, स्पेसिफिक ट्वीट है, इन सबको हटाया जाए। तो इसके लिए कर्नाटका हाई कोर्ट में यहाँ पे गया था, कौन? ट्विटर पहुँचा था। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट एडमोनिस्ट किया ट्विटर को ही,
यहाँ पे एडमोनिश का क्या मतलब, डाटा, फटकारा, वार्न किया। यहाँ पे ट्विटर को ही उल्टा ये चीज़ें सुना दिया। फॉर नॉट कंप्लाइंग ऑर्डर, आप ऑर्डर को मान ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे 50 लाख के आसपास आप पे, ये यूएस की कंपनी है ट्विटर, अभी एलन मस्क ने इसको बाय कर लिया है। तो यहाँ पे ट्विटर का सीईओ कौन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो ये 50 लाख के आसपास जो पेनाल्टी है यहाँ पे इनको देने के लिए भी बोल रहा है और इनको फटकार भी लगा दिया। तो अब आती है बात असली मुद्दे की, ये आती है चीज़ें सेक्शन 69A। 69A सेक्शंस क्या है उसको हम लोग देखेंगे, क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत चीज़ें आती हैं और ये एम्पावर करती है स्टेट को। स्टेट का क्या मतलब होता है, कैपिटल में जब भी स्टेट रहे तो किसी कंट्री को डिनोट करता है, छोटे में जब भी रहे तो स्टेट किसी राज्य को डिनोट करता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे एम्पावर कर रहा है स्टेट को कि आप इशू करिए या फिर ब्लॉक कर सकते हैं कोई भी ऑर्डर इमरजेंसी सिचुएशंस में। किस ग्राउंड पे, तो सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर को बचाने के लिए, प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू द कमीशंस, किसी भी इशू अगर हो रही है समाज में, कोई पीस व्यवस्था को हनन कर रहा है, उसको भी बचाने के लिए 69A का इस्तेमाल कर सकती है। तो ये सारी चीज़ों में यहाँ पे 2000 एक्ट के अंदर, IT एक्ट के अंदर 69A सेक्शंस में मेंशन चीज़ें हैं। तो ये जो चीज़ें मेंशन है आपको, इसके आधार पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, कर्नाटका कोर्ट ये चीज़ें इनको बोली है। दूसरी तरफ जो कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंजिंग यहाँ पे चीज़ें हैं, ये श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत ही फेमस केस है, इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करिएगा अगर मेंस में चीज़ें आती हैं। तो श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये चीज़ें जो 69A है, यहाँ पे ब्लॉकिंग रूल्स तो है लेकिन जो आधार है उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, और ये नहीं कि किसी प्रकार से आप इसका मिसयूज कर रहे हैं और लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच को ही हैम्पर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ को इस केस में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये बातें बोला था। दूसरी तरफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की भी बातें बोली गई हैं कि हाँ, आप इस अगर कोई मीडिया में जाके कुछ ऐसा चीज़ें इंसाइट करता है जिससे दंगा फसाद हो सकता है, देश की स्वप्रभुता, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, एकता, अखंडता, डिफेंस, इन सब चीज़ों को अगर कोई इशू कर रहा है तो यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। फंडामेंटल राइट टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन ओनली बी इंस्टीट्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ 8 स्पेशली इन्यूमरेटेड ग्राउंड। यहाँ पे 8 ग्राउंड के आधार पे यहाँ पे चीज़ें चल सकती हैं, जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में यहाँ पे सीधे सीधे मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई भी किया है श्रेया सिंघल ब्लॉकिंग अंडर सेक्शन 69A। तो 69A के अंदर जो अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया, ये चीज़ें ये भी मेंशन किया हुआ है कि केवल इसी ग्राउंड पे ये चीज़ें चल सकती हैं। अब 69A से काफ़ी कन्फ्यूजन होता होगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके पहले ये सब चीज़ को समझ लेंगे कि है क्या ये 69A। तो अभी आपको बताया IT एक्ट 2000 के अंतर्गत ये चीज़ें आता है। तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे पावर उनके हाथ में देता है कि आप इंटरसेप्ट करिए, मॉनिटर करिए, डिक्रिप्ट करिए, कोई भी इशू होता है, इंफॉर्मेशन जनरेट होता है, कोई भी किसी प्रकार से हैम्पर करता है कंप्यूटर सोर्स से यहाँ पे, तो आप इन आधार पे चला सकते हैं। तो आधार क्या बताया है, आधार बताया है कि जो भी इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, डिफेंस, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन, इनको किसी पब्लिक ऑर्डर किसी प्रकार से हैम्पर करता है कोई भी, तो ये सब चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं, उनके अकाउंट को बंद कर सकते हैं, रुकवा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये आपके पास पावर दे देता है सेंटर और स्टेट को। तो 69A आशा करते हैं क्लियर हो गई। वहीं पे दूसरी तरफ एक सेक्शन है, इससे कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, इसीलिए मैं ये चीज़ें डाला हूँ। तो ये दोनों डिफरेंट हैं, याद रखिएगा। सेक्शन 66A और 69A इन दोनों में डिफरेंसेज है। 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को स्ट्रक डाउन कर दिया है, हटा दिया है, फिर भी इसका आज के समय में भी उपयोग पुलिस करती है, गवर्नमेंट इसका उपयोग कर रही है, जो कि इलीगल है। तो ये सेक्शन 66A याद रखिएगा, ये हट चुका है। ये
अभी जारी है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर ये चीज़ें आती हैं क्या, कि आप कोई भी कमेंट ऑनलाइन करते हैं वो क्राइम पनिशेबल के आधार पे आएगा। ये पहले ही ऐसा रूल बनाया गया था। अगर वो चीज़ें किसी भी प्रकार से फ्री ऑफ स्पीच डिफेंडर यहाँ पे पीस प्रोसेस को आप हैम्पर करते हुए पाए गए, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए इसको हटा दिया है। याद रहे 2015 में ही सेक्शन 66A को हटा चुका है। तो चीज़ें क्लियर होना चाहिए, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पे बताया। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है इसके आधार पे, शेया सिंगल में ये चीज़ें बताई गई हैं, तो शेया ये इसके आधार पे मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के आधार पे आप 69A का उपयोग नहीं कर सकते। फ्री स्पीच यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे जो चीज़ें मेंशन है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में ये चीज़ें बोल रहे हैं, इसके आधार को लेके सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे रिपीटेडली ये चीज़ें बोलता हुआ नज़र आ रहा है कि जो पब्लिक ऑर्डर है मस्ट बी डायरेक्ट लिंक बिटवीन स्पीच एंड पोटेंशियल थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर। तो दोनों के बीच में सामंजस्य की भी बातें बोल रहा है। यहाँ पे कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट क्या किया है, कोर्ट रिजेक्ट किया है ट्विटर के दावे को कि 69A ओनली परमिट करता है ब्लॉकिंग ऑफ स्पेसिफिक ट्वीट। तो यहाँ पे क्या ट्विटर ये लेके गया था कि स्पेसिफिक ट्वीट हम ब्लॉक कर सकते हैं, ये इनके कहने पे सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो ये इसको भी नहीं मान रहा है हाई कोर्ट। यहाँ पे ऐसी चीज़ें बोला है। हाई कोर्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, रिप्रोडक्शन ऑफ सर्टेन पोर्शन ऑफ ब्लॉकिंग ऑर्डर, यहाँ पे जजमेंट जो अभी आया है रिवील करके, उन सब चीज़ों को यहाँ पे बोल रहा है कि क्या डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर, थ्रेटन सिक्योरिटी स्टेट, ये सारी चीज़ें बोलता हुआ नज़र आ रहा है। अब आर्टिकल 19 क्लॉज 2 को अगर हम बैकग्राउंड में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे फंडामेंटल राइट के अंदर 12 से लेके 35 पार्ट 3 में ये चीज़ें मेंशन है। अब इसके अंतर्गत आता है आर्टिकल 19 जो कि आपको यहाँ पे दिया। आर्टिकल 19 में 6 ऐसे राइट हैं, सब क्लॉजेज हैं यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे मैं दिया हूँ डिटेलिंग में, ताकि क्वेश्चंस और कन्फ्यूज़न चीज़ें एटलीस्ट ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, तो क्वेश्चंस सही हो जाते हैं। पहले में क्या आता है, स्पीच और एक्सप्रेशन, दूसरे में असेंबली, तीसरे में एसोसिएशन, चौथे में मूवमेंट, रेसिडेंस और प्रोफेशंस। ये क्या है, तो आपको अधिकार देता है 19 क्लॉज 1 में यहाँ पे कि आप कोई भी बात रख सकते हैं, अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, समाज में किसी भी रूप से अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन परंतु किंतु बंधु यहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाया है, यहाँ पे याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने का अधिकार है, व्यक्त करने का अधिकार है, तो आप जाके किसी को आंख दिखा रहे हैं, जा कर के किसी को गाली दे रहे हैं, जाके किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में ये चीज़ें अप्लाई है। असेंबली का क्या मतलब है कि आप कोई ग्रुप बना सकते हैं, यहाँ पे ऐसी चीज़ें हुई। एसोसिएशंस का आप गैदरिंग कर सकते हैं, ग्रुप बना के चीज़ें कर सकते हैं, किसी भी कार्य का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। मूवमेंट, आप एक जगह से दूसरे जगह पे भी जा सकते हैं। रेसिडेंस, ये अगर इधर है तो आप मान लीजिए आप ईस्ट में हैं भारत के, तो वेस्ट में भी जाके रेसिडेंस बना सकते हैं। प्रोफेशन, व्यवसाय करने की फ्रीडम देती है लोगों को। तो इन चीज़ों में क्या आती है, फ्रीडम आती है। सिंपल सी बातें यही है यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा हम देखेंगे स्पीच एंड एक्सप्रेशन को डिटेल में जाके। सबसे पहले बता दें, ये जो 6 चीज़ें देख रहे हैं ना, ये 7 थी पहले। तो 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्गाइज यहाँ पे से हटा दिया गया और 1978 से ये चीज़ें हटा दी गई, उसको लीगल सिस्टम में उसको रख दिया गया। एक प्रकार से बात करी जाए तो लीगल आर्टिकल के रूप में वो चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे जो चीज़ें हटी हैं पहले जो 7 थी, तो आपको इससे भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच क्लॉज 1 को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करा हूँ, जो कि याद होना चाहिए। अगर हम पूछे आपसे कि फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 12 से 35। आपका आंसर क्या होगा, 6। आपका आंसर क्या होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर मैं पूछ लूँ फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, तो अभी के डेट में फंडामेंटल राइट्स 6 हैं। याद रखिएगा, ये दोनों में अंतर है। जो चीज़ें मैं अभी आपको दे रहा हूँ, जो
जिसको मैं 7वां बोल रहा हूँ वह क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी। ये जो आर्टिकल था इसको 300A में ला करके रख दिया गया है 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत। तो ये भी चीज़ें 7 थी, इसको भी 6 कर दिया गया, और जो 19वां अभी आर्टिकल कर रहा था इसमें भी 7 थी, इसको भी 6 कर दिया गया है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, दोनों एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आते हैं। अब थोड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशंस को हम समझेंगे तो ये क्या क्या अपने अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले ये भी पूछा गया प्रेस किस आर्टिकल में आता है, तो याद रखिएगा फ्रीडम। फ्रीडम मतलब सारी चीज़ों का यहाँ पे फ्रीडम दिया गया है, बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता और भाव को भी व्यक्त करने का अधिकार दिया गया है। तो अपने विचार को यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, प्रेस को कर सकते हैं, कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, किसी आपके फ़ोन को कोई टैप कर रहा है उसका भी आपको अधिकार है। राइट टू टेलीकास्ट, यहाँ पे टेलीकास्ट कर सकते हैं, कोई भी मोनोपोली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं होनी चाहिए। राइट अगेंस्ट बंद, बंद के खिलाफ भी आपका अधिकार है, यहाँ पे बंद करने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशंस को। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटी, और फ्रीडम ऑफ साइलेंस, आप चुप रहिए, कुछ नहीं बोलिए, ये भी आपका अधिकार है। भैया हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम शांत रहेंगे किसी भी चीज़ पे, हमारा ये क्या है, अधिकार है। तो राइट अगेंस्ट इम्पोजिशंस ऑफ प्री सेंसरशिप न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर में प्री सेंसरशिप इम्पोजिशंस के खिलाफ भी यहाँ पे अधिकार है। दूसरी चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, ये चीज़ें भी बोली जा रही हैं। तो स्ट्राइक के लिए तो अधिकार नहीं है, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेशंस करने के लिए यहाँ पे अधिकार है। स्टेट यहाँ पे क्या कर सकता है, इम्पोज कर सकता है, जो कि मैं पहले बताया, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ये चीज़ें आ रही हैं समझ में, जो मैं बोल रहा हूँ कि एक लिमिट है उसको क्रॉस नहीं कर सकते हम, उसी लिमिट की यहाँ पे बात बोल रहा है। किस में, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में। किस ग्राउंड पे, तो सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस, फॉरेन स्टेट, जो कि अभी सारी बताया। दूसरी तरफ अगर बात करी जाए ओरिजिनली, तो आर्टिकल 19 जो है 7 राइट थे, जो कि पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसलिए राइट टू एक्वायर, होल्ड, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो पहले आर्टिकल 19 के अंदर भी 7 थे, और जो फंडामेंटल राइट थे वो भी 7 थे। आर्टिकल फंडामेंटल के राइट के अंदर के हैं 12 से लेके 35 हैं, ये याद रखिएगा। फंडामेंटल राइट कितने हैं, 6 हैं, लेकिन ओरिजिनली पूछे तो 7 थे। आशा करते हैं ये जो डिटेल बैकग्राउंड आपको दिया हूँ इससे आपका कोई चीज़ें छूटा नहीं होगा, चीज़ों को मैं क्लियर कर दिया हूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थी सारी डिटेलिंग जो फंडामेंटल राइट्स को लेके और फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशंस को लेके, आर्टिकल 19 को लेके, सेक्शन 69 को लेके, सेक्शन 66A को लेके, ये सारा डिटेलिंग आपको कंपाइल करके एक जगह पे मैं प्रोवाइड किया हूँ। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डेमोक्रेटिक यूनिवर्स एक टाइटल है यहाँ पे, और यहाँ पे एडिटोरियल निकला हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसकी जो ऑब्जेक्टिविटी है, इसका इम्पोर्टेंस है, उसको अगर हम लोग जांचें तो आज के डेट में जो डेमोक्रेसी चल रही है वह एक नया भारत बनाने की, श्रेष्ठ भारत बनाने की चीज़ें चल रही है। नेशन के सामने ये चीज़ें आ रही हैं, तो बहुत सारे डिप्रेसिंग सोशल और पॉलिटिकल रियलिटीज़ भी निकल के आ रहे हैं। क्या यहाँ पे हर्ट रेनिंग डेस्टिट्यूशंस है, क्या इश्यूज हैं यहाँ पे सही मायने में, तो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशंस, अनफ्रीडम ऑफ द मल्टीट्यूड मिरर, यानी जो फ्रीडम है लोगों की ये बहुत हद तक छीनी जा चुकी है। यहाँ पे कई सारे सेक्शंस में यहाँ पे मल्टीट्यूड मिरर की बात करी जा रही है। तो रियलिटी में यहाँ पे इंडिया बहुत शाइनिंग तो नहीं कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी इकॉनमी ऊपर जा रही है, यहाँ पे ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो सोशल डिस्पैरिटीज़ बढ़ रही है और अब्सेंस ऑफ डिसरप्टिव इक्विटी, यहाँ पे बराबर का अधिकार बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे वाइडन हो रही हैं, क्या रिच और पुअर में गैप बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो क्या रियलिटी है, नेशन जो है डिस्ट्रेस हो रहा है और 35.5% ऑफ द कंट्री अंडर नरिश है। तो यहाँ पे अंडर नरिशमेंट भी चल रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे अपने देश के बच्चे भी यहाँ पे इससे ग्रसित होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इंस्टेंट एड
और स्टोनी आइज आप 4 सेकेंड्स वीडियो, आप ये भी एक प्रकार से स्टंटिंग में ही चीज़ें आ रही हैं, जिसके कारण यहाँ पे मदर भी अपना बच्चे को लूज करते हुए यानी डेथ होते हुए बच्चों को भी देखा जा सकता है। तो ये जो भारत है किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, जो कि इस सब चीज़ को अगर हम कंसीडर करें तो हमारा हैप्पी ग्रोथ नहीं हो रहा है, हमारी इकोनॉमी बस ये दिखा रही है कि बढ़ रही है। सोशल इक्वालिटी में बहुत ज़्यादा गैप नज़र आ रहा है, रिच और ज़्यादा रिच होता हुआ नज़र आ रहा है, गरीब और ज़्यादा गरीब होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। ये दूसरी तरफ बात करी जाए वायलेंस की, जो कि अपने ही घर में डोमेस्टिक वायलेंस और हर प्रकार की कम्युनल वायलेंस ये बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत सारे बच्चे स्टार्व टू डेथ यानी भूखमरी से भी मरने पे शिकार हो रहे हैं, ये चीज़ें बताई जा रही हैं। मुक्ति, रिडेम्पशंस की बातें बोली जा रही हैं, फ्रॉम द परगेटरी ऑफ सफरिंग। इस चीज़ से मुक्ति कैसे हम पा सकते हैं, यहाँ पे ये बातें बोली जा रही हैं। मिलियंस ऑफ फेलो सिटीजन्स कंटिन्यू अभी सफ़र कर रहे हैं, और जो पॉलिटिक्स में डिमांड है ये लीडरशिप की, ये किस मोरल इंजंक्शंस को यहाँ पे दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। जो जस्टिस और फ्रीडम है वो कहाँ है, यहाँ पे ये इशू कर रहे हैं। क्या चैलेंजेज हो सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो हिस्टोरिकल ग्राउंड पे हम आगे बढ़ रहे हैं, जो अपनी चीज़ों को आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ें आपस की ही कम्युनिटी में डिवाइड पैदा कर रही हैं, आपस में ही एम्पैथी को शेयर नहीं कर रही हैं। यहाँ पे ये चीज़ें बताई जा रही हैं। लीडरशिप की अगर बात करी जाए तो डज नॉट कम टू मीक और द सर्वाइल। तो यहाँ पे जो लीडरशिप है वो दूसरे दिशा में चल रहा है। वैसे तो इसको वेलफेयर के लिए जाना चाहिए लीडरशिप, लेकिन यहाँ पे दूसरे डायरेक्शंस में चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे डिग्निटी, जस्टिस, इंक्लूजन, फ्रैटर्निटी और सेंसिटिविटी, इन सब चीज़ों की बातें बोली जा रही हैं कि आपका जो राइट्स है एक सम्मान का, डिग्निटी का होना चाहिए, लोगों को इक्वल जस्टिस मिले, न्याय मिले, इंक्लूजन सबको जोड़ कर चलिए, ऐसा नहीं कि रिच और पुअर दोनों में गैप बढ़ता जा रहा है, छोड़ के चलें। ये सब भाईचारे की, फ्रेटर्निटी की बातें बोली जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी की बातें बोली जा रही हैं। यहाँ पे इन सब तरीके से हम एक लिबरल प्रॉमिस कर सकते हैं, तब जा कर के हमारा कंट्री डेमोक्रेटिकली यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो ये थी सारी डिटेलिंग डेमोक्रेटिक यूनिवर्स की तरफ, विश्व गुरु की तरफ अगर बढ़ रहे हैं हम, तो हमको क्या चाहिए, इन सब एट्रीब्यूट को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऑल द थिंग्स विच आई एम एक्सप्लेन्ड ओवर हियर, विच आई एम एक्सप्लेनिंग ओवर हियर, दैट इज एम्बेडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी हैव टू फॉलो एट एनी कॉस्ट एंड कंडीशन, बिकॉज ऑल द थिंग्स विच आई एम एक्सप्लेनिंग ओवर हियर आर मेंशन स्ट्रिक्टली ओपनली इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे स्टॉर्म ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो सिचुएशंस है आज के डेट में अगर बात करी जाए, और पिछले पाकिस्तान को 10 सालों में जो कंसीडर करेंगे, उसमें जो है तुलना करेंगे, तो पाकिस्तान की जो स्थिति है श्रीलंका के आसपास आके पहुंच गई है। वो कैसे, क्या कारण है, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, सोशल ट्रेड रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स, क्या रोल है IMF का, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर हम देखेंगे। बात करी जा रही है लास्ट 15 मंथ की अगर, तो पाकिस्तान यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस को देखता हुआ नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान आपका पड़ोसी राज्य, सभी लोग जानते हैं किस किस चैलेंजेस को फेस करता हुआ नज़र आ रहा है। तो गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है, अपोजिशंस के खिलाफ बहुत सारे लीडर यहाँ पे आ गए हैं, अपोजिशंस भी गवर्नमेंट के खिलाफ। मिलिट्री की बात करी जाए तो उसमें भी इशू निकल के आ रहे हैं, पार्लियामेंट्री और जुडिशरी में इशू निकल के आ रहे हैं, इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है। तो ये जो पंजाब में एक पंजाब की पार्टी, बहुत फेमस पार्टी यहाँ पे PTI, पाकिस्तान तारीखे इंसाफ, तो ये किसकी है, ये इमरान खान की पार्टी है, याद रखिएगा, क्वेश्चंस आया हुआ है। इमरान खान की पार्टी जो कि प्रो पंजाब जानी जाती है, यहाँ पे पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रोविंस है, ये भी चीज़ें याद होनी चाहिए। इंडिया में तो पंजाब है ही। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली छूट के आ रहे हैं शरीफ साहब, और क्योंकि अमेंडमेंट हुआ है कहाँ पर, आपके पाकिस्तान में, तो एक अमेंडमेंट कर दिया गया है पाकिस्तान में, जिसके कारण पुनः लौटकर शरीफ आ रहे हैं और इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तान का प्रोविंस है पंजाब, उस पर ज़्यादा पकड़ शरीफ का भी है, उस पर ज़्यादा पकड़ आपका किसका है,
इमरान खान का भी है। तो ये किस हद तक इन्फ्लुएंस करेगा ये हम लोग जानते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अगर बात करी जाए तो डेप्ट डिफ़ॉल्ट हो गई है, मिलिट्री भी यहाँ पे टेक ओवर कर रही है, और जो मिलिट्री से और इमरान खान से कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी वो भी चीज़ें चल रही हैं। तो यही तक नहीं रुकी है, पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक सेक्टर, इन सारे सेक्टरों में यहाँ पे चैलेंजेज उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। किस प्रकार से नॉर्मेल्सी की तरफ पाकिस्तान जाएगा ये देखने योग्य बातें हैं। तो पार्लियामेंट अभी पास कर रही है क्या, इलेक्शंस अमेंडमेंट एक्ट 2003, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि है, इसकी अकेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये डिसाइड करे कि इलेक्शंस कब कराए जाएंगे। तो यहाँ पे ईसीपी डिसाइड करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो नेक्स्ट इलेक्शंस होगा वह कब होगा, इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट एज वाज प्रीवियसली द केस, जो कि पिछले साल हुआ था। तो यहाँ पे इसी सब चीज़ की बात करी जाए, इलेक्शन कमीशन भी इन्फ्लुएंस होता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी ऑटोनॉमी क्या है, यहाँ पे जाती हुई नज़र आ रही है। तो 2023 में अगर प्रेसिडेंट यहाँ पे हु वाज अपॉइंटेड बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और पीटीआई चीफ इमरान खान, यहाँ पे यही बातें बोली जा रही हैं कि इलेक्शन कमीशन अगर इन्फ्लुएंस हुआ तो ये जो पंजाब प्रोविंस में इलेक्शंस होने वाले हैं यहाँ पे ये भी इन्फ्लुएंस करते हुए नज़र आएंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट किया है डिसीजन को, यहाँ पे क्या, जो एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट कर दिया है कोर्ट और पार्लियामेंट में। किस प्रकार से, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको लेके यहाँ पे पुनः इशू निकल के आ रही है। तो पहले जो बात बोली जा रही है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और तारीखे पार्टी जो है इमरान खान की, वहाँ पे उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ नज़र आ रहा था। नया लेजिस्लेशन जो बनाया है, जो रूल लेके आ रहा है, अमेंडमेंट लेके आ रहा है पाकिस्तान, उसमें क्या करेगा, तो ये जो अभी सेल्फ एग्जाइल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, ये पुनः भारत में आ रहे हैं और जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं आराम से, ये चीज़ें बोली जा रही हैं। ये अभी जो इकोनॉमिक फ्रंट पे हम बात करें तो पाकिस्तान तो इसमें आ ही गया कि चीज़ें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उनके देश में पाकिस्तान में चल रही हैं, लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बहुत हद तक नहीं रही, जिसके कारण आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी ये लोन लेकर आए हैं। तो $3 बिलियन के आसपास यहाँ पे लोन लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये चीज़ें इसी तरीके से चल रही हैं। माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म भी लाने की यहाँ पे आवश्यकता है, फिर भी इस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा बदलाव इसमें नहीं आ जाएगा। यहाँ पे ये सारी बातें बोल रहे हैं। तो जो अगर सपोर्ट भी फिनेंशियली हो जाए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का क्या, मिलिट्री स्टेबिलिटी का क्या, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत हद तरीके से पार हो गई हैं, जिसके कारण यहाँ पे लोग स्टार्विंग फेस कर रही हैं। क्या होता है, लोग भूख से मर रहे हैं। यहाँ पे प्रोडक्शंस हैम्पर हो गया है, बाढ़ आया था, अभी रिसेंटली भी तूफान आया था, तो यहाँ पे इन सब एरिया में इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ की जो पॉपुलेशंस है वहाँ पे इन्फ्लेशन जो है ना, इन्फ्लेशन जो महंगाई दर है वह बहुत तीव्र गति से 30 to 40% यहाँ पे महंगाई बढ़ी हुई है। लोगों को खाने के लिए गेहूं नहीं है, राइस नहीं है, वहाँ पे सब्जी के दाम बढ़े हुए हैं, हर प्रकार से दाम इतने बढ़ गए हैं पाकिस्तान में, जो आम आदमी है, आम आदमी उसको बियर नहीं कर पा रहा है। तो ये थी सारी डिटेलिंग, आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। दूसरी तरफ बात करी जाए अगर, तो पाकिस्तान यहाँ पे बहुत प्रकार से चैलेंजेस फेस कर ही रहा है, जो कि अभी आपको मैं बताया ये सारी चीज़ें, और फ्लड भी आया था, उसकी वजह से भी बहुत सारे इम्पैक्ट नज़र आए हैं। तो पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक सेक्टर में यहाँ पे कहीं ना कहीं रिजेंबल कर रहा है पाकिस्तान। किस तरीके से नॉर्मेल्सी की तरफ आगे बढ़ेगा ये देखने योग्य बातें होंगी। अगर जून की बात करी जाए तो पार्लियामेंट अभी जो अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे पास कर रहा है, इलेक्शंस अमेंडमेंट एक्ट 2023, ये चीज़ें याद रखिएगा, क्वेश्चंस आ सकता है। आईएमएफ इसको लोन दे रहा है, किस प्रकार से ये डील करेगा ये देखने योग्य बातें होंगी। ये थी सारी डिटेलिंग, आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा आपका पाकिस्तान और उसकी जो इकोनॉमिक सिचुएशंस है, मिलिट्री सिचुएशंस है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करी जाए, वहाँ पे स्टार्विंग लोग भूख से मर रहे हैं, वो सारी डिटेलिंग जो भी आपको बताया। रिसेंटली जो अमेंडमेंट ला रहा है इलेक्शंस को लेके 2023 में, उसको भी बताया किस प्रकार से तारीखे पार्टी जो है वो अभी आपको निकल के आ रहा है, और जो पाकिस्तान में प्रो
तारीखें बातें चलती हैं वो किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करेंगे, क्यों उनको बुलाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया। आशा करते हैं ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ न्यूज़ और फैक्ट्स है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला 1 के रेसर वेस्टेपेन ये किस कंट्री के हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्योंकि क्वेश्चंस आया हुआ है। ये अभी रिसेंटली जीते हैं क्या पे, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत चुके हैं वेस्टेपेन, याद रखिएगा मैक्स वेस्टेपेन। किस खिलाड़ी किस खेल से हैं, तो फार्मूला 1 ये रेसिंग होती है कार, जो उसी से रिलेटेड है। दूसरी तरफ जो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम का हालात है अभी आज के डेट में अगर बात करी जाए वो बहुत ही निर्मम हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग प्रकार की कंट्री में भी पॉलिटिक्स चल रही है। सिमरन हेटमायर की बात करी जाए तो 8.5 करोड़ में यहाँ पे IPL में बिके। एंड्रे रसल की बात करी जाए तो राजस्थान रॉयल यहाँ पे 16 करोड़ रिटेंशन करता है। ये कोलकाता नाइट राइडर में यहाँ पे राजस्थान रॉयल इनको ये 8.5 करोड़ में लेता है, एंड्रे रसल को कोलकाता नाइट राइडर 16 करोड़ में। तो यहाँ पे पैसे का जो खेला है वो यहाँ पे चल रहा है। कंट्री वेस्ट इंडीज़ कंट्री आपको बता दें क्वालिफाई वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे फाइट कर रही है। ऐसे इनके हालात हो गए हैं जिसके कारण यहाँ पे सारी इश्यू निकल के आ रही हैं। दूसरी तरफ बताया ये जा रहा है कि जो सिमरन हेटमायर हैं, एंड्रे रसल, इतने बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ को वर्ल्ड कप टीम में नहीं ली गई है। उसका क्या कारण है? इंटरनल बहुत सारे प्लेयर से इश्यू चल रहे हैं जिनके कारण ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और वर्ल्ड कप में जो प्रदर्शन है ना वो बहुत ही ब्रूटली पुअर इस समय चल रही है। तो कोई भी कंट्री आके वेस्ट इंडीज़ को हरा दे रही है, ये क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। दूसरी तरफ आर्यन नेहरा गुजरात के हैं। ये क्या किए हैं, तो नेशनल एक्वेटिक चैम्पियनशिप यहाँ पे जीते हैं और इसमें 400 मीटर में ये चीज़ें हुई हैं। तो गच्चीबोली स्टेडियम में ये चीज़ें चली हैं और ये एक स्विमर हैं, याद रखिएगा स्विमर हैं, और ये जीते हैं क्या, गोल्ड। तो 3.5255 यहाँ पे मिनट में 400 मीटर का स्विमिंग करके नज़र आए। आगे बढ़ते हैं। बीडन यहाँ पे UK ट्रेवल करेंगे, नाटो समिट यहाँ पे लेंगे, फिनलैंड और व्हाइट हाउस में फिर जाते हुए नज़र आएंगे। तो ये चीज़ें हैं, देखते हैं बीडन किस प्रकार से क्या चीज़ें करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। हमास लेट गाजा रेसिडेंट पोज विथ वेपन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे जो हमास ग्रुप है ये आपका, इस ग्रुप को हम पूरा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे जो महिलाएं हैं देखिए वेपन के साथ फ़ोटो खिंचवाती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये वही महिलाएं हैं, पैलेस्टीनियन महिलाएं हैं। आपको मैं बता दूं, अब पूरी की पूरी स्टोरी बैकग्राउंड से जाके इसको हम देखेंगे तब जा कर के क्लियरिटी आएगी। हमास क्या है, फतह क्या है, ये दोनों ग्रुप जो हैं इजराइल की जो ग्रुप हैं, और इस कंट्री के बारे में भी हम देखेंगे। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से। 1947 में अगर बात करी जाए तो एक कंट्री थी, वो थी पैलेस्तीन। यहाँ पे जेविस कुछ हुई थे। यहाँ पे वाइट जो चीज़ें दिख रही हैं आपको वो देख सकते हैं। जेविस कितने थे, पूरी की पूरी पैलेस्टीनियन लैंड थी 1947 में। लेकिन दोनों के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे पार्टीशन प्लान आता है 1947 में, और जिसके कारण यहाँ पे पैलेस्टीनियन इन रीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो पैलेस्टीनियन और इजरायली जो थे, ज्यूज जो थे, उन रीजन में यहाँ पे बंटवारा हो जाता है। दूसरी तरफ 49 से लेके 67 ये सबसे प्राइम टाइम पीरियड रहा। किसके लिए? इजराइलियों के लिए। इजराइल यहाँ पे 6 डेज का वार करते हैं और यहाँ पे जो भी पैलेस्टीनियन हैं उनको मार भगाते हैं, सिकोड़ देते हैं एक पैलेस्तीन वाले रीजन में। तो इजरायली लैंड ये बन के उभरता है क्योंकि 6 डेज का यहाँ पे वार चल जाता है पैलेस्टीनियन में और इजरायली में, जिनके कारण यहाँ पे इजराइल की डोमिनेंसी बढ़ जाती है और डोमिनेट हो जाते हैं यहाँ पे, अपने उनके लैंड को छीन कर इनको एक जगह पे रख देते हैं। बात करी जाए आज की सिचुएशंस तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से गिने चुने ही पैलेस्टीनियन बचे हुए हैं। ये थी पूरी कहानी। यहाँ से चीज़ें जो बदलती हैं 67 से, क्योंकि इसी समय में यहाँ पे चीज़ें वार के रूप में बदलती हैं और इजराइल का प्रभुत्व डोमिनेंसी और ऊपर चला जाता है। इजराइल वाले कंट्री से यहाँ पे क्वेश्चंस तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन अब जो ग्रुप हैं यहाँ पे 2 ग्रुप, हमास एंड फतह, इन ग्रुपों की डिटेलिंग को हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए आप देख सकते हैं ये ग्रुप हमास का
ग्रुप है। तो हमास गाजा पट्टी में यहाँ पे रहते हैं और वेस्ट बैंक और गोलन हाइट सीरिया और इजराइल यहाँ पे बॉर्डर टच करता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। सी आप गलीलिया भी याद रखिएगा और डेड सी भी याद रखिएगा, बॉर्डर टच करता है जॉर्डन और इजराइल से, क्योंकि क्वेश्चंस बनाए गए हैं और पूछा गया है। तो अगर बात करी जाए गाजा पट्टी की यहाँ पे और वेस्ट बैंक की, तो ये फ़लस्तीनियन का रीजन है। यहाँ पे हमास एक ग्रुप है जो प्रोटेस्ट करता है, जो यहाँ पे फाइट करता है, और जो इजरायली हैं ये फतह की एक पार्टी है। अब दोनों को हम डिटेल में देखेंगे कि तो हमास वर्सेस फतह यहाँ पे निकल के आता है, दोनों की विचारधाराओं में और ऑब्जेक्टिव और अहम उद्देश्य में बहुत सारे चेंजेज हैं। अगर बात करी जाए यहाँ पे हमास की, तो हमास इस्लामिक चीज़ों को यहाँ पे मानता है। यहीं पे फतह की अगर अब बात करी जाए तो ये क्या है, ये सेकुलर हैं, सेकुलर प्रोविज़न को यहाँ पे मानते हैं, यानी इजराइल को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेटजी टुवर्ड्स इजराइल की बात करी जाए तो हमास जो है आर्म लेकर यहाँ पे रेसिस्टेंस करता है इजराइल के खिलाफ। फतह जो है यहाँ पे नेगोशिएशंस कर चुका है, किसके खिलाफ, इजराइल से, यहाँ पे दोस्ती बना चुका है। तो हमास एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा है यहाँ पे। ये हमास ग्रुप कौन है, फ़लस्तीनियन ही यहाँ पे चलाते हैं। तो फ़लस्तीनियन की ही पहले लैंड थी जो इजराइल यहाँ पे कैप्चर की हुई है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमास की, तो हमास डज नॉट रिकॉग्नाइज इजराइल, सीधे यहाँ पे ये इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, लेकिन बट एक्सेप्ट ए पैलेस्टीनियन स्टेट ऑन 1967, जो कि बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था और यहाँ पे भगा के मारा गया था पैलेस्टीनियन को। फतह यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है इजराइल को और वांट टू बिल्ड ए स्टेट ऑन 1967 बॉर्डर। ये चीज़ें याद रखिएगा जो कि अभी आपको मैं बताया। तो आप देख सकते हैं ये जो कथा आपको बताया, दोनों ग्रुप किस प्रकार से किस समुदाय को सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। अभी रिसेंटली एयर स्ट्राइक भी हुआ यहाँ पे टारगेट सीरिया वाले रीजन में, जिसके कारण ये सारी इशू नज़र आई। दूसरी तरफ इजराइल यहाँ पे खरीदने के लिए तैयार हुआ है कितना सारा, 25 F-35 USA से। तो ये बहुत ही न्यूली टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड ये जेट है जो कि फाइटर है। तो हर प्रकार से यहाँ पे 3 बिलियन का डील हुआ है यूएसए से और 25 न्यू M35 स्टील्थ जेट यहाँ पे आएगी। तो कौन कंट्री खरीद रही है, याद रखिएगा इजराइल है। पूरे वर्ल्ड में ये बता दें ऑलमोस्ट 935 प्लस ही ये स्टील जेट अभी वर्ल्ड में बनी है। तो ये थी सारी डिटेलिंग इजराइल को लेके। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और ये अभी क्या हो रहा है कि एरियल एक व्यू पिक्चर्स आया है, इस पिक्चर्स में क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों, तो कारण उसका समझ लीजिए कॉजेज। यहाँ पे जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, बेंजामिन नेतन्याहू जुडिशल रिफॉर्म लेके आए हैं। ये जुडिशल रिफॉर्म क्या है, तो आपको बता दें सबसे पहले आपके भारत में एनजैक लेके आया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशंस। ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये चीज़ें आई थी, जिसके तहत यहाँ पे जो भी जजों की अपॉइंटमेंट थी वो गवर्नमेंट भी वहाँ पे रोल प्ले करेगी। यही सारी चीज़ यहाँ पे अपने कंट्री में ये लाने का प्रयत्न कर रहे थे, जिसके कारण जनता पूरी की पूरी प्रोटेस्ट पे उतर आई है। देख सकते हैं पिक्चर में क्या चीज़ें चल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये जीनोम सीक्वेंसी है, यहाँ पे स्क्रीनिंग करी जाएगी बेबी की, जिसके कारण डीएनए में कोई भी इश्यू होगा, कोई डिजीज़ पनप होगा या फिर भविष्य में फ्यूचर में कोई इश्यू हो जाएगी, उस प्रकार से इस सीक्वेंस को हम सही कर सकते हैं, यानी जो डीएनए में एरर है उसको सही कर सकते हैं। इसमें कई सारी कंट्री अप्रूवल भी दी हैं, कई सारी कंट्री अभी अप्रूव नहीं करी हैं। तो अमेरिका में ये चीज़ें चल रही हैं, याद रखिएगा। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो इसको अप्लाई करी हैं। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जिसको हम इससे क्योर कर सकते हैं। तो इसको देखना चाहिए और सही है कि नहीं, क्या इश्यू निकल के आएगा, इस पर सरकार को समझना चाहिए। और अगर ये मानवता के लिए ज़रूरी है तो सच में इसको लाना चाहिए। यहाँ पे बेबी के कई सारे अनलॉक ब्लूप्रिंट हेल्थ को लेके यहाँ पे चीज़ें लाई जाएंगी। किसी प्रकार से अगर उसके डीएनए में एरर है जिसके कारण डिजीज़ की उत्पत्ति हो जाती है, उसको सही किया जा सकता है। ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।